हाल के दिनों में धनबाद में हुए भूधसान का मामला काफी तूल पकड़ रहा है। अब यह झारखंड के लिए एक चुनौती बन गया है, क्योंकि खनन हादसे जो लगातार हो रहे हैं अवैध खनन के कारण ही हो रहे हैं और इसे लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। अगर हम बात करें तो विधायक सरयू राय लगातार अवैध खनन के मुद्दों को मुखर होकर उठाते आए हैं, धनबाद की समस्या से भी रूबरू लगातार होते आए हैं, खुद स्वयं आकर लोगों की बातों को मुखर होकर रखते हैं और अवैध खनन खास करके नदियों को जो प्रदूषण हो रहे हैं उस पर रोक को लेकर लगातार ये मुखर होकर मामले उठाते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में जो भूधसान हुए हैं, फिर एक बार इन्होंने मुखर होकर इन मामलों को उठाना शुरू कर दिया है और आज पूरे क्षेत्र का इन्होंने भ्रमण किया, बाघमारा क्षेत्र का, वहाँ की स्थिति से रूबरू हुए हैं और हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। बहुत बहुत स्वागत है हमारा कार्यक्रम में आपका। जी, अभी जो भूधसान हुए हाल के दिनों में, जो घटना हो गए चलिए हो गए, लेकिन इसकी जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए, क्योंकि अभी लगातार ये मामले को उठाते आए हैं। जहाँ भूधसान हुआ है जी, वहाँ मैं गया था आज। यानी भयावह दृश्य है, हृदय विदारक है। जो परिवार इससे प्रभावित हैं उनके पीड़ा की सीमा नहीं है और जो रिस्पॉन्स आना चाहिए बीसीसीएल का, जिला प्रशासन का, वो दिखावा के लिए है, कोई संवेदना इससे नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर सोनारडी जैसे जगह पर भूधसान हो क्यों जा रहा है। तो जो बातें वहाँ हुई लोगों से, सभी ने कहा कि सोनारडी का इलाका या कतरास बाघमारा का बहुत बड़ा क्षेत्र कोयला के खंभे पर खड़ा है जी, क्योंकि 50 साल 70 साल पहले यहाँ अंडरग्राउंड माइनिंग हो चुकी है, कोयला निकाला जा चुका है और धरती की ऊपर की सतह को स्थिर रखने के लिए वहाँ पिलर छोड़ दिए गए हैं माइनिंग करते समय कोयला के। अब दो चीज़ें हो रही हैं, जो अवैध माइनिंग हो रही है तो उस पिलर को ही लोग काट रहे हैं। तो जहाँ पिलर कटेगा धरती ऊपर की नीचे आएगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ ये भूधसान हुआ है उससे कुछ ही दूरी पर 20-25 मीटर की दूरी पर पहाड़ जैसा ऊंचा ओवरबर्डन का डंप खड़ा कर दिया गया है और ओवरबर्डन का डंप खड़ा करने का नियम है, जब ये किसी भी माइनिंग को शुरू करना चाहते हैं तो उस समय उसके लिए पर्यावरण स्वीकृति ली जाती है। उसमें शर्त रहती है कि आप किस तरह से बेंच बनाकर आप ओवरबर्डन को रखिएगा, कहीं से वैसा नहीं है। अब उसका कितना दबाव है नीचे और जो खंभे खड़े हैं कोयला के, वो कितना दबाव सह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, उनकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है, इस पर कोई विचार नहीं हुआ है। इसके अलावे वहाँ बगल में आउटसोर्सिंग वाले लोग माइनिंग कर रहे हैं, हेवी ब्लास्टिंग करते हैं, उसका असर बहुत दूर तक जाता है, घरों में दरार हो जाती है और अवैध माइनिंग करने वाले भी छोटे स्तर पर ब्लास्टिंग करते हैं। तो इन सबों का मिला जुला प्रभाव हो सकता है कि भूधसान जो हो रही है, अब इसको देखने का काम किसका है। भारत सरकार ने एक डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी जी का पोस्ट बनाया है और उसका मुख्यालय धनबाद में ही है। अब जो डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी हैं उन्होंने कहाँ किस प्रकार का खतरा बीसीसीएल के इलाके में हो सकता है, कोई अध्ययन किया है कि नहीं किया है, सामने तो नहीं आया है। उनको देखना चाहिए अंडरग्राउंड माइनिंग जो हो चुकी है उसके ऊपर के इलाकों की क्या स्थिति है। हम आउटसोर्सिंग में माइनिंग्स को दे रहे हैं, इलीगल माइनिंग चल रही है, सबको जानकारी है। तो इसका प्रभाव तो आगे आने वाले समय में और भी बहुत ज़्यादा होगा। पूरा का पूरा कतरास तो इसी तरह के पिलर पर ही खड़ा है, नीचे से कोयला निकाल दिया गया। इलीगल माइनिंग का जैसा आप बात बता रहे, तो लीगल माइनिंग भी तो वहाँ हो रहे होंगे। तो इलीगल माइनिंग तो बीसीसीएल के क्षेत्र में ही हो रहा है, आप भी आज मुआयना किए हैं। हाँ, बीसीसीएल के क्षेत्र में हो रहा है और पहले जहाँ अंडरग्राउंड माइनिंग हो चुका है, मोहाना खोद के अंदर चले जाते हैं लोग जी, और वहाँ कोयला काटते हैं और खंभा को भी काटते हैं, दोनों ही करते हैं। तब तो पूरा शहर ही इसमें आने वाला समय में पहले भी 3-4 बार ऐसी घटनाएं हुई कि अंदर जो मजदूर गए थे
वे उसी में जमींदोज हो गए। केसरगढ़ में हम लोग गए भी, हम लोगों के मामला भी जाते आपको जाते हम लोगों के सामने वहाँ भरा जा रहा था जहाँ मजदूर गिरे थे नीचे। तो ये कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं। सोनाडीह में तो गांव वाले तत्पर हो गए, नहीं तो वहाँ भी लोग बुलडोजर लेकर और उसको सपाट कर दिया होता। कहता कि नहीं साहब, कोई नहीं मरा हुआ है, 3 आदिवासी परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है, मगर मुआवजा निर्धारित करना तो दूर, तात्कालिक तौर पर अगर आपने नोटिस दे दिया कि आप असुरक्षित जगह पर हैं, अपना घर खाली कर दीजिए। घर खाली करके कहाँ जाएंगे लोग? सड़क पर सोते हैं लोग, बगल में सोते हैं, खाना बनाने की कोई जगह नहीं है। तो तात्कालिक तौर पर तो कोई एक राहत देने के लिए शेड खड़ा करना चाहिए था इनको। एक शेड बनाकर लोगों को दे देते एक परिवार को। भोजन की बात आती है तो लोगों ने ही बताया कि भोजन BCCL दे रहा है कि जिला प्रशासन दे रहा है, ये तो हम लोगों को नहीं पता है, मगर पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है, जिसके चलते बीच में ही भोजन खत्म हो जाता है, बाकी लोग भूखे रह जाते हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि भोजन की व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की गई है। हम लोगों ने देखा सामिना लगा है जी, और उनके द्वारा की जा रही है, और BCCL इसमें सहायक नहीं है, तब तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। BCCL को ये करना चाहिए। तो एक ऐसी संस्कृति पूरे BCCL के इलाके में बन गई है जो किसी नियम कानून की परवाह नहीं करती है। ऐसा लगता है कि BCCL के CMD की कहीं कोई चलती नहीं है, जिला प्रशासन में DC हैं, SP हैं, उनकी कोई चलती नहीं है। यानी जब जो मान्य प्रशासनिक ढांचा है वह शिथिल हो जाता है, तो जो मजबूत लोग हैं, दबंग लोग हैं, उनका समूह खड़ा हो जाता है जगह जगह। तो आखिर ये दबंग लोग को तो किसी का सह मिल रहा होगा, तभी तो वो खड़ा हो रहा है। और गतिविधियों को संचालित करने लगते हैं। जी, अब प्रशासन के पास ही अधिकार है कि इन पर अंकुश लगाए। प्रशासन इन पर पुरजोर अंकुश नहीं लगाता है। नतीजा है कि आज वही सब कुछ बने हुए हैं लोग, और BCCL के लोग रिटायर करते हैं तो उन्हीं के यहाँ जाके ज्वाइन कर लेते हैं बाद में। तो इस तरह की स्थिति धर्मार्थ में है जहाँ लगता है कि संविधान का कोई प्रावधान यहाँ काम नहीं कर रहा है। हम लोग बातें उठाते हैं तो लगता है इसे अरण्य रोदन कर रहे हैं हम लोग, और इसकी कहीं सुनवाई नहीं है। तथ्यपूर्वक बातें हमने दिया फोटो के साथ, वीडियो के साथ, कि दामोदर नदी के भीतर धारा को मोड़कर वहाँ खनन हो रहा है। आज लोग मेरे पास आए थे। जी, आप वहाँ गए भी थे लगता है स्थल का? आज मैं वहाँ गया था। आज मेरे पास सोनार डीह में लोग आए थे, जमुनिया के पास के लोग। जी, जमुनिया नदी में खनन हो रहा है। एक वहाँ बगल में जोरिया है, जोरिया को बांध के पूरा ही खनन उसका कर लिया है। तो कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि शुरू में तो नदियों से बालू निकलता था, अब नदी के भीतर पत्थर है, कोयला है, सबको निकालिए और अवैध माइनिंग का नया नया उदाहरण प्रस्तुत करिए। ये धनबाद में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये तो माना जाएगा ना कि BCCL के क्षेत्र में हो रहा है वो है, बाहर में हो रहा है तो जिला प्रशासन है, कहीं से कोई रोक टोक नहीं। जैसे BCCL के क्षेत्र में अगर हो रहा है तो इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार की कंपनी है BCCL जी, और कंपनी इससे सरकार बनाती है कि इससे मुनाफा आएगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये कंपनी हस्तक्षेप करेगी। मगर ये कंपनी तो ऐसी हो गई है कि इसके MD का बयान अखबार में छपा था कि इतना इलीगल माइनिंग हो रहा है कि इलीगल कोयला ही ज़्यादा लोग खरीदते हैं, हमारे यहाँ लोग नहीं खरीदते हैं। दूसरा, उन्होंने बोला भी था ये बात। हाँ, 3 साल पहले विधानसभा में एक बैठक हुई थी जिसमें DC सब लोग गए थे। एक बात मैंने उसमें सुझाया था कि जहाँ जिस GM के एरिया में कोयला निकल रहा है वहाँ लोडिंग और अनलोडिंग में जो मजदूर लगे हैं उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है, तो उनका रजिस्टर बनाकर उनके अकाउंट में आप पैसा भेज दीजिए, सीधे चला जाएगा, बीच में कोई रंगदारी नहीं वसूलेगा। तो एक बड़ा स्कैंडल वहाँ भी हो रहा है। तो जहाँ हम लोग सुनते हैं स्कैंडल की ही बात आती है। BCCL क्षेत्र के भीतर जो आउटसोर्सिंग वाले हैं उनको जितना उत्पादन करना है उससे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, और कई जगह तो लगता है कि इलीगल माइनिंग से जो कोयला निकलता है उसको भी अपने स्टॉक में शामिल कर लेते हैं, तो प्रोत्साहन इससे मिलता है इलीगल माइनिंग को। तो ये स्थिति यहाँ हो गई है। और BCCL क्षेत्र के बाहर तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है।
कोई अवैध कोयला लेकर ट्रक निकलता है या किसी वाहन से जाता है तो कौन रोकेगा? थाना पूरी तरह से सरेंडर है, लगता ही नहीं कि थाना की कोई औकात है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ऊपर से ही थाना को शक्ति नहीं प्रदान की जा रही है, या जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। तो ये स्थिति धनबाद में आई है। लगता ही नहीं है कि कानून का, संविधान का कोई प्रावधान यहाँ इस मामले में काम कर रहा है। नहीं, इस मामले को तो अपने विधानसभा में उठाया था, जोरिया नदी के बाद जैसा आप बता रहे हैं, या फिर और भी अन्य इलाके हैं, आज जमुनिया भी गए थे। तो क्या लग रहा है, मैंने विधानसभा में जो सवाल उठाते हैं आप लोग, उसका संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल पाता है? नहीं, विधानसभा में मैंने जो भी सवाल इस बारे में उठाया है, सबका गलत उत्तर सरकार ने दिया है। और सरकार आश्रित रहती है कि जिला से जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर हम विधायक के प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मैंने खड़ा होकर वहाँ भी कहा, और एक मामले में यहाँ के उपायुक्त पर अवमानना की नोटिस भी विधानसभा से जारी हुई है, इसका जवाब भी उन्होंने दिया है। वह जवाब मुझे भेजा गया विधानसभा के द्वारा, तो मैंने उनको लिख कर दिया है कि ये निहायत ही गलत जवाब है, और 3 पेज का मैंने मतलब जो भी जवाब आ रहा है उसको आप चैलेंज भी कर रहे हैं? किया है। तो मैंने स्पीकर से कहा है, अब स्पीकर साहब इनको एक और चांस देते हैं या इनको प्रिविलेज कमेटी के सामने बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें तो सरकार का भी, तो इसका मतलब सरकार भी संरक्षण दे रही है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार में, प्रशासन में, नौकरशाही में जो कुछ लोग हैं जो सीधे इससे जुड़े हुए हैं, उनका संरक्षण मिलता है। इसके लिए पूरे सरकार के सारे अफसरों को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। धनबाद में ही जितने लोग पोस्टेड हैं सब पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। और जिसके पास शक्ति सरकार ने दिया है, एक खास जगह पर उनकी पोस्टिंग कर दी है, तो अपनी उस जिम्मेदारी को उनको निभाना चाहिए। ये नहीं हो रहा है धनबाद में, ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन लगातार मुद्दे उठ रहे हैं, तो इस पर तो अब पहल होनी ही चाहिए। लगातार मुद्दे उठ रहे हैं, भूदसान की घटनाएं हो रही है, हादसे हो रहे हैं, न डीजीएमएस कुछ कर रहा है, जबकि डीजीएमएस के प्रावधानों में है कि कहीं भी खनन क्षेत्र में अगर हादसा होता है तो उसकी भूमिका वहाँ शुरू हो जाती है। बीसीसीएल भी अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ नहीं बना पा रही है। तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं लोगों में, भय भी व्याप्त है। अब देखिए, यहाँ बीसीसीएल की माइनिंग होती है, बगल में टाटा स्टील का भी माइंस है जी। तो उसके बारे में कहाँ कोई शिकायत आती है, क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो पैरेलल 2 कार्य संस्कृतियाँ काम कर रही हैं यहाँ। जो बीसीसीएल का क्षेत्र है वो जो भी मजबूत है, दबंग है, सरकार में बैठा है या प्रशासन में बैठा है, सबका सब इससे कुछ न कुछ अपना लाभ अर्जित करने की कोशिश लगता ही करते हैं, तभी प्रभावशाली कदम नहीं उठाया जा रहा है। नहीं तो बगल में टाटा स्टील की बड़ी माइंस है, वहाँ सब कुछ ठीक है। वहाँ ट्रांसपोर्टेशन में और माइनिंग में और लोडिंग अनलोडिंग में कोई हेरा फेरी नहीं है, और बगल में बीसीसीएल में सब जगह यहीं पर है। तो मतलब बीसीसीएल को अपने तंत्र को मजबूत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसमें भारत की सरकार को बीसीसीएल पर अंकुश लगाना चाहिए और बीसीसीएल को मजबूती प्रदान करना चाहिए ताकि सही तरीके से काम करे, और जो तत्व प्रभावित करके गलत काम बीसीसीएल में करा रहे हैं उनसे बीसीसीएल को छुटकारा मिले। ये देखना भारत सरकार का काम है, क्योंकि आखिर से जो पूंजी पैदा होगी वो सरकार के ही खजाने में जाएगी। सही बात है। अगर बीसीसीएल के क्षेत्र में इलीगल माइनिंग हो रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि घर आपका है भाई साहब, और आपके घर में अगर चोरी हो रही है तो सबसे पहले आपको मजबूती सुरक्षा प्रदान करनी होगी। बीसीसीएल को भी अपने तंत्र मजबूत करने की ज़रूरत है। लगातार आप यहाँ निरीक्षण भी कर रहे हैं, तो अब क्या लग रहा है, जो घटनाएं हो गई, दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर किस प्रकार की पहल करने की ज़रूरत है? इसमें तो जो हमारा तंत्र है, प्रशासन का, राज्य सरकार का और माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन का, बीसीसीएल का, इन दोनों को नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। अब कई बार अफसरों को कहा जाता है थोड़ा झुक जाओ तो रेंगने लगते हैं, और ये कार्य संस्कृति ऐसी हो गई है कि भय का वातावरण बीसीसीएल के अधिकारियों में है। ज़्यादा जोर दीजिए तो कहते हैं कि नहीं, ये काम करेंगे तो हमारी हत्या हो जा सकती है। तो ये भय का वातावरण है। दूसरा क्या है कि जो नदियां हैं हमारी और जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इन दोनों के बारे में कोई ठोस कानून नहीं है कि कैसे इनका संरक्षण और संवर्धन किया जाए। नदियों के बारे में तो एक सरकार ने एक ये बनाया है कि जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण
एक्ट बनाया है या सिंचाई विभाग ने कुछ बनाया है, मगर नदियों का संरक्षण कैसे होगा इसके लिए ठोस कोई कानून नहीं है। उसकी बाउंड्री कैसे हम मार्क करें और उसमें अतिक्रमण हम उसको किसको कहेंगे, और नदी के साथ जो शहरों का सलूक है वो अगर सही नहीं है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान हो सकता है। पहाड़ों के बारे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए नदियों और पहाड़ों इन दोनों का इतना नुकसान हो रहा है इस देश में भी और झारखंड में भी। अभी अरावली का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। जी जी। हम लोग अगले 22 और 23 अप्रैल को एक सेमिनार इसी विषय पर कर रहे हैं। इसकी पहल हमारे जल पुरुष कहे जाते हैं राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने की है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिवक्ता हैं और जल पर जो काम कर रहे हैं, नदियों पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का समूह है। ये सब मिलकर आयोजन करेंगे। मैंने उनसे कहा है कि आप जमशेदपुर में कराइए, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। तो 22-23 को पर्वतों और नदियों के संरक्षण के लिए कानून बने। एक कानून का प्रारूप हम लोग बनाएंगे और प्रारूप को भारत सरकार को सौंपेंगे कि एक अधिनियम बनाइए। राज्य सरकार चाहे अपने यहाँ तो वो भी अधिनियम बना सकती है, एक कानून बनना चाहिए। इसी तरह से खनन के बारे में जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों को पूरी तरह से सीसीएल के सीएमडी लागू कराएं। मैं एक दिन मिला था, वो सार्थक बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे मैं कोशिश करूंगा कि अवैध खनन बंद हो और जो अवैध धंधे हैं कोयला के बाजार में सीसीएल के भीतर, वो बीसीसीएल के भीतर, वो भी बंद हो। अब देखना है कितनी दूर तक ये हिम्मत करते हैं, क्योंकि अंत में सब मुंह ताकते हैं प्रशासन का, जिला प्रशासन का, कि हम कुछ भी करेंगे तो हमको उनके पास जाना पड़ेगा नियम कानून के हिसाब से अपने संरक्षण के लिए। तो उनको अगर जिला प्रशासन से पूरा सहयोग मिले तो कोयला क्षेत्र में जो गलत काम हो रहे हैं उस पर रोक लगेगी, तो हमारी नदियाँ भी बचेंगी, हमारे पहाड़ भी बचेंगे और यहाँ का वातावरण भी शुद्ध होगा। क्योंकि आप चले जाइए साउथ में है ACCL में, तो मैं खुद गया था, WCL है, वहाँ कहाँ इस तरह की गंदगी है और इस तरह का मतलब इसमें एक सार्थक प्रयास करने की पता नहीं क्यों बिहार में इसके समय से जो शुरू हुआ आज तक BCCL, CCL, ECL सभी इलाकों में इसी तरह की कार्य संस्कृति बन गई है। इसको ठीक करने के लिए भारत की सरकार, राज्य की सरकार दोनों को मिलकर पहल करनी होगी। चलिए तो ठीक है, पहल करनी सही बात है, पहल होगा तभी इस पर रोक लग पाएगा। एक सवाल और आपसे इतर है, इससे समझना चाहेंगे, अभी चुनाव का माहौल है, ऐसे में ये बहुत चर्चा हो रही है कि जेएमएम और कांग्रेस अलग हो जाएगा। आप भी चूंकि रणनीतिकार रह चुके हैं, बहुत सारा दिमाग है आपके पास, क्या लग रहा है, क्या सही में जेएमएम और कांग्रेस? जितनी कटुता एक सरकार में रहकर ये दोनों घटकों के बीच में हो गई है, इसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। हेमंत सोरेन जी ने बिहार में चुनाव हुआ तो कुछ सीटें मांगा था, कांग्रेस ने नहीं दिया। उसी तरह से आसाम में भी टी ट्राइब जहाँ हैं वहाँ इन्होंने मांगा था सीटें, कांग्रेस ने नहीं दिया। तो एक तो आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, अपना थोड़ा नुकसान सहकर भी अपने जो पार्टनर हैं उनको भी संतुष्ट करना चाहिए। ये नहीं हुआ। उल्टे जो के राजू हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं यहाँ के, उनका बयान मैंने पढ़ा कि यहाँ के जो अधिकारी हैं इस सरकार में वो सब माइनिंग माफिया के दबाव में काम कर रहे हैं। तो सीधा ये हमला परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही है। दूसरी तरफ से बयान आ गया कि ये काला सांप है या विषधर सांप है। तो इधर सभी कुछ लोगों ने बयान दिया, बलमूची जी हम लोग के मित्र, उन्होंने भी कुछ बयान दिया है। तो ये चल रहा है अशोभनीय बयानबाजी। इसका अर्थ यही है कि अंदर से बहुत कुछ टूट गया है लोगों के। तो लग रहा है मतलब चुनाव के बाद कुछ डिसीजन हो सकता है। अब अगर बिल्कुल ही ये लोग पलट जाएं और चुनाव के बाद आकर हाथ मिला लें और कहें कि जो हो गया अब आगे से हम लोग, तो ये घाव जनता ने जो देख लिया है, तो ये सरकार की साख पर तो इसका प्रतिकूल प्रभाव हो चुका है। सरकार की साख इससे गड़बड़ाई है। अब आगे इसीलिए मैंने आज कुछ लोगों से कहा है कि हमारे विधानसभा में युवा विधायक हैं, ये
हमारे जयराम महतो, उन्होंने एक बार कहा था कि जेएमएम अपनी सरकार बना सकता है। मुझे भी लगता है कि जेएमएम कांग्रेस को छोड़ दे तो इसकी स्थिर सरकार बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस सरकार में नहीं है, इसलिए उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं वाला, पहले से ही है। कांग्रेस को हटा दें और अपने सहयोगी आरजेडी, माले, इन सबों को साथ में तो 40 ऐसे ही हो जाएंगे जी। बाकी फ्री लोग भी हैं जो कि इच्छुक है कि जा सकते हैं, मिल सकते हैं। एक दलों की पार्टियां हैं, अगर बेहतर आश्वासन देते हैं तो इनके साथ जो जाना चाहे वो जाए। परंतु मैंने कहा है कि मैं इस सरकार में बिना शामिल हुए और बिना कोई शर्त रखे जब हेमंत जी ऐसी सरकार बनाएंगे और उस पर कोई स्थिरता का संकट आएगा तो उस समय मैं इनका समर्थन कर दूंगा ताकि आपकी सरकार गिरे नहीं। तो इसलिए एक प्रयोग करना चाहिए। हेमंत है तो हिम्मत है का जो नारा लगता था, तो हेमंत जी जरा हिम्मत दिखाएं और अपने। लेकिन एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस से अलग होंगे तो आप सपोर्ट भी कर देंगे। नहीं, कांग्रेस से अलग होंगे तो अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कांग्रेस का दबाव में कहीं ना कहीं सरकार नहीं करेंगे तो इनसे समर्थन लेना तो 1 मिनट का काम है कि भाई हम लोग शर्तें भी तो रख सकेंगे उस समय कि सरकार ये काम कर रही है जो सही नहीं है, आप सही काम करिए। नहीं, लेकिन अगर हटा दिया जाए, 16 सीट कांग्रेस का है झारखंड में इस बार, जो टोटल अगर 51 सीट गठबंधन में आए थे जिसमें 16 सीट कांग्रेस लाई थी, तो अगर उससे हटा दिया जाए तो भी लगता है कि संख्या कुछ कम हो जाएगा, आरजेडी को मिलाना पड़ेगा। आरजेडी तो अभी भी है सरकार में। कांग्रेस को अलग कर दिया जाए तो आरजेडी को रखना पड़ेगा, तभी जेएमएम का तो 34 विधायक जेएमएम के हैं जी, 4 आरजेडी के हैं, 38 हो गए, 2 माले के हैं, 40 हो गए। एक और भी तो घटेगा उसके बाद। कौन? 41 चाहिए ना टोटल। हाँ, तो 40 तो हैं इनके। जी जी। अब इसमें सहानुभूति रखने वाले जो लोग प्रस्ताव दे रहे हैं वो समर्थन कर देंगे। जो शामिल होना चाहे शामिल हो सकता है, नहीं तो बाहर से सरकार चले, इसका समर्थन नहीं। और गारंटी की अच्छी सरकार चले। लेकिन जिस तरह से गठबंधन में जुटान हुआ था, महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, माले और जेएमएम मिलकर सरकार बनाई थी, ऐसे में जो स्थितियां आ रही है सीट नहीं देना, तो इसे लेकर कहीं ना कहीं तो सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है, पार्टियों की भी छवि धूमिल हो रही है। दूसरा क्या है कि अपार बहुत दिखाई पड़ता है, तो ये निश्चिंत है कि हमारी सरकार को कोई बाल माका नहीं होगा। हम अच्छा करें बुरा करें, रोज आरोप लगते हैं, रोज आईना दिखाया जाता है, कोई असर नहीं होता है। तो इस तरह की सरकार हेमंत सोरेन बनाएंगे तो अपने हिसाब से चलाएं, अच्छा चलाएं। समर्थन विपक्ष में तो फिर अभी को बैठना पड़ेगा। समर्थन देने वाले जी उनको हमेशा ही याद भी दिलाएंगे कि भाई आप कांग्रेस नहीं है तो आपको कोई बहाना नहीं है, आप बढ़िया सरकार चलाइए। और हेमंत सोरेन जी के लिए तो मैं यही कहता हूँ कि एक विशेष परिस्थिति उनके लिए इस राज्य में हमेशा बनी है, या तो वो इस राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे या कभी ऐसी स्थिति आ गई तो विपक्ष के नेता रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री, ये दो में से एक पद तो इनके लिए हमेशा के लिए सुरक्षित है। सही बात। नौजवान हैं, आगे अच्छा काम करके यश कमाने की ये भी चर्चा हो रही थी कि कल्पना सोरेन को राज्यसभा में भेजने की बातें की चर्चा हो रही है। स्वाभाविक है, अगर जेएमएम भेजता है उनको तो योग्य हैं, महिला हैं, केंद्र में अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगी। मगर क्या सोचा है जेएमएम के लोगों ने, हो सकता है कि ऐसी ही सक्षम किसी और महिला को या पुरुष को वो भेजना चाहते हैं उनको भेज दें, मगर कल्पना सोरेन अच्छा छाप छोड़ेंगी जाती हैं तो। आपका समर्थन रहेगा? नहीं, वो तो जो गठबंधन है वो तो सीटों को जिता लेगा, अपने जिता लेगा। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, लेडी डूमर में भी आज गए थे, पुराना मामला उठा हुआ है। मैं लेडी डूमर गया था, दरिदा गया था जी, और करीब 2.5 साल पहले धनबाद में मिलने वहाँ के किसान आए थे, तो मैंने उनको इतना ही वचन दिया था कि आपके साथ न्याय होगा, ये मैं सुनिश्चित कराऊंगा। हो गया? अभी तक नहीं हुआ है, मगर न्याय की कगार पर आ गए हैं। मैंने विधानसभा में कई सवाल करके इतना तो हो गया कि सीओ ने जो अतिक्रमण के विरोध में फैसला दिया, उसमें दिया कि अतिक्रमण को हटाया जाए जी। उसके लिए एसडीओ से फोर्स मांगा गया, उसकी भी व्यवस्था हो गई। इसी बीच में कोई व्यक्ति चले गए हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट गए तो एक तरफा हाई कोर्ट ने सुन लिया और उनके मुकदमे को खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने, केवल एक टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट
का ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अपील को पेंडिंग रखकर आप इस तरह की जो कार्रवाई है तोड़ फोड़ की आप नहीं करें। क्यों? और इसके पहले यहाँ के उपायुक्त के यहाँ एक अपील चली गई, तो अब उपायुक्त कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने जी हाई कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया, शायद उनको ये पता नहीं है। और मुकदमा खारिज करने में ही वो टिप्पणी किया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि अपील पेंडिंग रख के आप उसके बहाने कि सीओ ने फैसला दे दिया, डीसी की अपील पेंडिंग है, चलो हम तोड़ देते हैं, तो ऐसा मत करिए। और जो अपील भी किया है वो वहाँ का रैयत है कि अतिक्रमणकारी है, कोई कुछ पता नहीं है। तो डीसी को तो अपील पर निर्णय दे देना चाहिए था, जो भी उनकी बुद्धिमत्ता हो। तो उन्होंने दिया नहीं, अभी तक अपील पेंडिंग है। नहीं तो ये अपील खारिज कर दें और अगले दिन फोर्स बुलाएं, उसको तोड़ दें। इस लेवल पर तो मामला आ गया है। मगर ये भी विचित्र करने वाले का दुस्साहस है और प्रशासन की ऐसी लचर स्थिति है कि ये बता नहीं पा रहे हैं कि इतनी लंबी 100 मीटर से अधिक लंबी दीवार खड़ा किसने किया, आखिर ये नहीं बता रहे हैं। तब और मैंने इनको एक कागजात दिया है। ये भी बात आएगी कि मैंने इनको कागजात सौंपा है 2021-22 में। यहाँ का जो कर्मचारी है किसी के आदेश पर सर्वे किया था, एक एक रैयत का नाम है, सरकारी ज़मीन का नाम है, उसमें लिखा भी है नाम कि किन किन लोगों पर आरोप है कि वो ये करा रहे हैं। तो उनके यहाँ मैंने भेज दिया है। अब कहेंगे कोई नहीं दिया है, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें उनको आगे आना चाहिए उपायुक्त को, और इस अन्याय को खत्म करना चाहिए। मतलब इसमें भी आपकी लड़ाई जारी रहेगी न्याय मिलने तक? नहीं, मैं तो न्याय मिलने तक, मैंने तो वचन दिया है, तो उस वचन पर तो मैं अडिग रहूँगा। और लेडी डोर के लोग भी समझते हैं कि सीओ ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया, अतिक्रमण हटा दो। डीसी के यहाँ अपील है, डीसी को कायदे से इस अपील को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए कि जिसने अपील उनके यहाँ किया है उसका कोई अधिकार नहीं बनता है इस मामले में। न रैयत है, न अतिक्रमणकारी है, न कोई है। तो आप किसी दूसरे के मामले में जाके एक अपील दायर कर दें, हाई कोर्ट चले जाए, वहाँ चले जाए, इसको सुन लिया जाए। तो जो IAS लोग होते हैं, ब्रिलियंट लोग होते हैं, और जब सेवा ज्वाइन करते हैं तो शपथ लेते हैं कि हम संविधान कानून की रक्षा करेंगे। तो यहाँ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो ब्रिलियंट माइंड है, मेधावी मस्तिष्क, सही दिशा में काम नहीं करके वो दबाव में काम कर रहा है। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। अभी हमारे साथ विधायक सरयू रहे थे। तमाम मुद्दों पर इनसे वार्ता हुई है, चाहे वो अवैध खनन के मामले हो या नदियों को प्रदूषित करने के मामले हो, पॉलिटिकल के मामले हो या फिर जो ज़मीन के मामले हो वो मामले हो। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हर जो भी काम हो रहे हैं इलीगल के रूप में, उस पर नियंत्रण करने के लिए एक विधि व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, तभी पूरी तरह से नियंत्रण हो पाएगा, अन्यथा इन हादसों पर रोक नहीं लग पाएगी। ज़मीन के मामले में भी बेहतर कार्य करने की ज़रूरत है प्रशासन को, ताकि लोगों को न्याय मिले। बहरहाल जो घटनाएं हो रही है उस पर अंकुश लगाने को लेकर किस प्रकार से BCCL और प्रशासन संयुक्त रूप से कार्य करती है और दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर किस प्रकार से पहल की जाती है, देखना होगा। तमाम इन मुद्दों पर हमारी बातें होती रहेगी और चर्चा होती रहेगी। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।